यह कहानी काल्पनिक या सच्ची घटना से प्रेरित भी हो सकती है। इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार के अंधविश्वास या काला जादू का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कृपया कहानी को केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ही सुनें। कमजोर दिल वाले या बच्चे बूढ़े इसे ना सुनें। हमने कहानी के पात्रों और स्थान के नाम बदल दिए हैं ताकि कहानी सुनते वक्त किसी को भी कोई परेशानी ना हो। इससे पहले कि हम कहानी की ओर बढ़ें, स्वागत है आपका अपने चैनल अनकही में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए चलते हैं कल्पनाओं की दुनिया में। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में एक छोटा सा गांव है, मणकिया, जो पुराने जमाने में पाटन के रास्ते में पड़ता था। सूखी जमीन, कीकर और बबूल के पेड़ों के बीच बसा ये गांव ज्यादा मशहूर तो नहीं, मगर वहां की मिट्टी में एक अजीब सन्नाटा और कुछ अनकही कहानियां आज भी दबी पड़ी हैं। हमारे वालिद साहब यहीं के रहने वाले थे, पर जब वो जवान हुए तो रोजगार की तलाश में भावनगर और फिर राजकोट चले गए। माँ बताती थीं कि उनका मन कभी भी शहरों में नहीं लगा। कहते थे, वो पेड़ों की परछाइयां, वो पुराना कुआं और वो वीरान हवेली सब कुछ वापस बुलाता है। उस हवेली का नाम जब भी आता, माँ की आंखों में एक साया सा उत्तर आता। लेकिन मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तब मैं छोटी थी। मेरी परवरिश राजकोट के बाहरी इलाके में हुई। स्कूल भी वहीं था और जिंदगी यूं ही चल रही थी। मगर सब कुछ अचानक तब बदल गया जब मेरी नानी की तबीयत खराब रहने लगी और अब्बू ने फैसला लिया कि हम सब गांव लौट जाएं। माँ उस वक्त बहुत चुपचाप रहीं। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा, मगर उनका चेहरा बता रहा था कि वो इस फैसले से खुश नहीं थी। शायद इसलिए नहीं कि वो शहर छोड़ना नहीं चाहती थी, बल्कि शायद इसलिए क्योंकि वो उस पुराने घर की चुप्पियों से वाकिफ थी। गांव पहुंचना किसी पुराने सूखे किताब को फिर से खोलने जैसा था। मिट्टी की गंध कुछ जानी पहचानी लगी, जैसे कोई भूला बिसरा रिश्ता हो। घर के सामने वही टूटी सी दीवार जिसके पीछे कभी तफरीहगाह हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ जंगली झाड़ियां थीं और एक अधमरा कुआं। उस जगह को देखकर मां कुछ पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे कोई तकलीफ देह याद फिर से उभर आई हो। घर के अंदर सन्नाटा पसरा था। अब्बू ने सालों पहले उस घर को पक्का बनवाया था, मगर वो कभी यहां टिके नहीं। दीवारों पर नमी थी और खिड़कियों पर जालों की परत। हमने साफ सफाई शुरू की, मगर घर की पुरानी सांसें अब भी वहीं थीं। जैसे हर दीवार कुछ कहती थी, पर कोई सुन नहीं रहा। मेरी उम्र उस वक्त 17 की थी। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करती थी और गांव की जिंदगी मेरे लिए कुछ अजनबी सी थी। मगर मुझे हैरत इस बात की थी कि जैसे ही हमने वो घर दोबारा बसाया, मेरी तबीयत अजीब सी रहने लगी। कभी दिल बैठ जाता तो कभी सिर भारी रहता। कई बार यूं महसूस होता जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है, मगर पीछे मुड़ो तो कोई नहीं होता। मैंने इन बातों का जिक्र किसी से नहीं किया। माँ की आंखों में एक थकान सी थी और नानी की तबीयत भी ढलती जा रही थी। अब्बू काम के सिलसिले में महीनों बाहर रहते और भाई को पढ़ाई के लिए भावनगर भेज दिया गया था। अब घर में सिर्फ हम 3 औरतें रह गई थीं, मैं, माँ और नानी। और इसी तन्हाई में कुछ चीजें धीरे धीरे मेरे अंदर घर करने लगी। कुछ ऐसी जो न तो दिखती थीं और न ही आसानी से बयान की जा सकती थी। गांव की जिंदगी में सुबह बहुत जल्दी शुरू होती है। मुर्गे की पांग, दूर से आती भैंसों की घंटियों की आवाज और कुएं से पानी भरती औरतों की धीमी धीमी बातें माहौल को जिंदा बनाए रखती थी। मगर हमारे घर में अब भी कुछ ठहरा हुआ था, जैसे कोई चीज आगे बढ़ने से रोक रही हो। हमारे घर से लगे हुए जो बाग का हिस्सा था, अब पूरी तरह वीरान था। वहां एक पुरानी ईंटों की बनी दीवार थी जिसके उस पार झाड़ियां उगाई थीं। माँ कभी उस तरफ नहीं जाती थी। नानी भी उस दीवार को देखकर नजर फेर लेती। मुझे भी वहां जाने की मनाही थी, लेकिन उस तरफ जाने की अजीब सी खिंचाव होती थी, जैसे कोई कह रहा हो, इधर आओ। मेरे पढ़ने का शौक बचपन से था। अब भी जब कामों से वक्त मिलता तो किताब लेकर छत पर या आंगन के कोने में बैठ जाती। एक दिन ऐसे ही दोपहर के वक्त जब सब सो रहे थे, मैं आंगन में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। हवा बिल्कुल बंद थी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई दीवार की उस पार से मुझे देख रहा है। मैंने सिर उठाकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन दिल में अजीब सा डर उतर गया। उसी रात पहली बार वो ख्वाब आया। ख्वाब में मैं उसी पुराने बाग में खड़ी थी।
सामने वही टूटी दीवार थी और उस दीवार की ओट से एक परछाई मुझे देख रही थी। वो परछाई आदमी की थी, लंबा कद, सांवली काया। उसके हाथ में कुछ था, शायद बंदूक जैसा। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। वो बस देखता रहा और मैं आंखें खोलकर पसीने पसीने हो गई। मैंने मां से कुछ नहीं कहा, बस अपने तक रख लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैंने उस रात आंखें खोली तो कमरे की बत्ती जली हुई थी, जबकि मां हर रात सोने से पहले बत्ती बंद कर देती थी। मैंने समझा शायद वो भूल गई हूं, मगर सुबह जब पूछा तो उन्होंने साफ कहा, मैंने बत्ती तो बंद की थी, तू खुद ही जलाकर सो गई होगी शायद। मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर अब ये बार बार होने लगा। एक रात किताब पढ़ते हुए फिर वो कदमों की आहट सुनी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो, और फिर अचानक रुक गए। मैंने खुद से कहा, वहम है, लेकिन कब तक? एक रात तो ऐसा हुआ कि जब मैंने ख्वाब से उठकर कमरे की तरफ देखा तो लगा जैसे कोई परछाई दरवाजे के पास खड़ी हो। मैंने चादर ओढ़ ली और खुद को कसकर पकड़ लिया। अगली सुबह मैंने अपनी बहन से यह सब कहा। वो मेरी छोटी बहन थी, रागिनी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। वो बोलने में तेज, मैं शांत, मगर उसके आगे मैं अपने मन की सब बातें कह पाती थी। मैंने उससे सब कुछ बता दिया, ख्वाब, बत्ती का खुद ब खुद जलना और वो आहटें। वो कुछ देर तक चुप रही, फिर हंसते हुए बोली, कोई जिन भूत तुझ पर लट्टू हो गया है शायद। मैं भी हंस दी, मगर अंदर से मुझे डर लग रहा था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे मैं किसी और जमाने से जुड़ रही हूं, जैसे मेरा रिश्ता इस घर से नहीं, इस जमीन से है, और इस जमीन पर किसी की नजर बहुत वक्त से थी। हमारे गांव का नाम था भूतेश्वर, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पड़ता था। नाम अजीब जरूर था, मगर यहाँ के लोग उसे बड़ी सहजता से लेते थे। कहते थे कि कभी यहाँ एक मंदिर था जहाँ एक सन्यासी ने वर्षों तक तपस्या की थी। बाद में अंग्रेजों ने वहां अपनी छावनी बना ली और मंदिर की जगह पर चौकी बिठा दी। उसी के आसपास आज हमारा घर था। रागिनी से बात करने के बाद कुछ दिन सब ठीक रहा। मैं रोजमर्रा के कामों में लगी रहती, किताबें पढ़ती, माँ की मदद करती, मगर मन में कहीं ना कहीं वो परछाई अब भी मौजूद थी, चुपचाप, बिना आवाज के। एक दोपहर गर्मी बहुत ज्यादा थी, लू चल रही थी और घर की छत तवे जैसी तप रही थी। सब लोग अंदर सो रहे थे। मैं बरामदे में बैठी थी। सामने आम का पेड़ था जो अब पूरी तरह सूख चुका था। हवा में उसकी पतली टहनियां खड़खड़ाने लगीं। मैंने सोचा शायद हवा तेज हो गई है। तभी मेरी नजर पेड़ के नीचे जमीन पर पड़ी एक चीज पर गई। वहां एक धुंधला सा निशान था, किसी के पैरों का। वो गीली मिट्टी पर नहीं था, न ही कहीं से धूल उड़ी थी। वो निशान जैसे जमीन पर उभरा हुआ हो, ताजा और गहरा, मानो किसी ने अभी अभी वहां खड़े होकर मुझे देखा हो। मैं डर के मारे खड़ी हो गई और अंदर भागी। रागिनी को उठाया, उसे दिखाने लाई, मगर तब तक निशान गायब हो चुका था। वो बोली, तू भी ना, अब किताबें कम पढ़ा कर, दिमाग ज्यादा भागने लगा है तेरा। शायद वो सही कह रही थी, मगर मेरे साथ कुछ तो हो रहा था। उस रात जब सब सो गए, मैं छत पर अकेली लेटी रही। आसमान साफ था, तारों से भरा, लेकिन आंखें नींद से कोसों दूर थीं। फिर ख्वाब आया, इस बार और भी ज्यादा साफ। मैं किसी वीरान जगह पर खड़ी थी। चारों तरफ रेत थी, सूखा मैदान, दूर दूर तक कोई नहीं, बस एक जीप खड़ी थी। उसमें 4 लोग बैठे थे, फौजी जैसे कपड़े पहने हुए, और वही जिसकी हल्की हरी आंखें थीं जीप के बाहर खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल नहीं, गुस्सा था। मैंने उससे कुछ कहना चाहा, मगर आवाज बाहर नहीं निकली। वो धीरे धीरे मेरे पास आया और बिना बोले मेरी आंखों में देखता रहा। फिर अचानक उसने मुंह फेर लिया और जीप में बैठ गया। इंजन की आवाज आई और जीप धूल उड़ाते हुए दूर निकल गई। मैं एकदम से उठ बैठी, सीने में तेज धड़कनें, माथे पर पसीना। कमरे की लाइट फिर से जल रही थी। मैंने कुछ नहीं कहा उस दिन किसी से, मगर अब ये सपने एक रूटीन बन गए थे। और अजीब बात यह कि मैं डरने की बजाय उनकी आदत सी डालने लगी थी, जैसे कोई मुझसे कुछ कहने आ रहा हो। बहुत देर से उस रात के बाद मुझे अपनी नींदों से डर लगने लगा। पहले जो ख्वाब कभी कभार आते थे, अब वो हर रोज की बात हो गई थी। हर ख्वाब में वही चेहरा, वही नजरें, जैसे मैं उसके अतीत की कोई अधूरी कड़ी थी जिसे वो जोड़ना चाहता था। अब फर्क बस इतना था कि इन सपनों में वो और भी करीब आ गया था। एक रात मैं अम्मी के कमरे में सो गई, कुछ भी कहे बगैर, बस चुपचाप जाकर उनके पास लेट गई। अम्मी ने कुछ नहीं कहा,
लेकिन मैंने महसूस किया कि उन्होंने अपने हाथ मेरे सिर पर रख दिए थे, धीरे धीरे थपकी देते हुए, जैसे बचपन में देती थी। मुझे थोड़ी राहत मिली, मगर सपनों से नहीं। उसी रात मैंने एक नया मंजर देखा। मैं एक पुराने स्टेशन पर खड़ी थी। सन्नाटा था, जैसे कई सालों से वहां कोई ट्रेन ना आई हो। प्लेटफॉर्म की ईंटें टूटी हुई, घास उगी हुई, पर किसी एक कोने में वही जीप खड़ी थी और उसके पास खड़ा था वो शख्स, सर्दी की वर्दी में, आंखों में थकावट, लेकिन चेहरा इस बार नर्म था। उसने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें बोल रही थीं, जैसे वो पूछ रहा हो, तू क्यों नहीं लौटी? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि एक भारी सीटी की आवाज आई। प्लेटफॉर्म हिलने लगा और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा, गाढ़ा अंधेरा, जो धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींचने लगा। मैं चीख कर उठी, पसीने से भीगी हुई थी, लेकिन अम्मी की थपकी अब भी चल रही थी। अम्मी उठी और बोली, क्यों, बुरे ख्वाब आए? मैंने सिर हिलाया। वो बोली, कुरान पढ़ाकर सोने से पहले दिल को सुकून मिलेगा। पर मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मन में अब कोई मजहबी डर नहीं था, बस एक उलझन थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुबह रागिनी ने मुझे चाय के साथ एक चिट्ठी पकड़ा दी। वो एक पुरानी डायरी से गिरी थी, जो दादी की थी। उसमें एक हिस्सा मेरी माँ की जवानी के दिनों के बारे में था और कुछ पन्ने शायद फाड़े गए थे। एक कोने पर लिखा था, जिस दिन वो आया था मैंने उसे पहचान लिया था, पर मैंने कुछ नहीं कहा। जो बातें मिट्टी में दबी हों उन्हें कुरेदना नहीं चाहिए। ये लाइनें पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसकी बात कर रही थी दादी? कौन आया था? क्या ये उन्हीं का जिक्र था जो मेरे ख्वाबों में आता है? अब बात सिर्फ ख्वाबों की नहीं रह गई थी, कुछ तो जुड़ा था इस घर से, इस जगह से और मुझसे। वो चिट्ठी पढ़ने के बाद मेरी सोच की दिशा ही बदल गई। अब तक जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसे मैं अपनी तबीयत, नींद, डर या मनोवैज्ञानिक थकान मानती रही थी, लेकिन अब उसमें कुछ और भी था। कोई ऐसा धागा जो मेरी नानी, मेरी अम्मी और शायद मुझ तक भी जुड़ा चला आ रहा था। मैंने वो डायरी अपने पास रख ली। अगले कुछ दिनों तक मैं हर खाली वक्त में उसे पढ़ती रही, जैसे कोई सुराग तलाश रही हूं। कुछ हिस्से समझ आते, कुछ अधूरे लगते, जैसे कोई बात जानबूझकर छिपाई गई हो। इन्हीं दिनों एक अजीब वाकया हुआ। शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था, लेकिन आसमान में हल्की गुलाबी रोशनी बची थी। मैं आंगन में बैठी थी, मिट्टी के चबूतरे पर। दूर खेतों की तरफ हवा चल रही थी और पेड़ झूम रहे थे। घर के पीछे एक छोटा सा बाग था, जिसमें कुछ पुराने आम के पेड़ थे। उन पेड़ों के बीच में एक पत्थर की परछाई सी दिखती थी। पहले भी कई बार देखी थी, लेकिन उस दिन जैसे वो कुछ ज्यादा साफ थी। मैंने नजरें गड़ा दी। वो कोई परछाई नहीं थी, कोई वहां खड़ा था। मैं उठी, धीरे धीरे वहां पहुंची, पर जैसे ही करीब पहुंची वो आकृति गायब हो गई, एकदम ऐसे जैसे धुआं हो। लेकिन वहां जमीन पर कुछ गिरा हुआ था, एक लोहे का बटन, पुरानी बंदगला वर्दियों जैसा, उस पर हल्का सा जंग लगा हुआ। मैंने वो बटन उठा लिया और जेब में रख लिया। रात को मैंने वही बटन अपनी बहन को दिखाया। उसने पहले तो हंसी में उड़ा दिया, शायद किसी पुराने मजदूर की वर्दी का होगा। लेकिन मैंने जब बारीकी से बताया कि वो परछाई क्या थी, कहाँ थी और वो किस तरह गायब हुई, तो वो भी कुछ देर के लिए चुप हो गई। वो बोली, तू जब ये बातें करती है ना, तो मुझे डर नहीं लगता, पर एक भारीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई पुरानी बात सांस ले रही हो, फिर से जिंदा हो रही हो। हम दोनों उस रात देर तक जागे। खिड़की से बाहर वहीं आम के पेड़ दिखाई देते थे और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। ऐसा लगता था जैसे कोई चल रहा हो, बहुत धीरे धीरे, हमारे घर के चारों तरफ। मैंने उसी रात डायरी का आखिरी पन्ना फिर से पढ़ा। उसमें एक तारीख थी, 1947, और एक लाइन, जो नहीं लौटे उन्हें कोई ना कोई जरूर याद करता है। कभी कभी वो यादें भी शक्लें ओढ़ लेती हैं। उस लाइन ने मुझे एक झटका सा दिया। क्या वो मुझे कोई याद बनकर देखता है, या मैं किसी अधूरी याद में कैद हो गई हूं? अगली सुबह जब नींद खुली तो मैं खुद को बिस्तर पर नहीं, बल्कि आंगन के चबूतरे पर बैठा पाया। पैरों के नीचे ठंडी मिट्टी थी और कपड़ों पर ओस की नमी। मुझे जरा भी याद नहीं था कि मैं वहां कैसे पहुंची। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे नींद में वहां ले गया हो, या मैं किसी अनजाने खिंचाव में खुद चली आई हूं। बहन ने मुझे आवाज दी, रात को नीचे क्यों सो गई थी? मैंने सिर झुका लिया। पता नहीं। दिन भर मेरे जहन में वही सवाल घूमते रहे। क्या मैं वाकई नींद में चलने लगी हूं?
या कोई और बात है जो मेरी समझ से बाहर है, पर कुछ भी तय कहना मुश्किल था। मैंने वो बटन एक छोटी डिबिया में रख दिया था और अब उसे बार बार निकाल कर देखती जैसे वो कोई सुराग हो। उसी शाम गांव में बिजली चली गई। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अंधेरे में वो बाघ और भी रहस्यमय लगने लगा। दीवार की ओट में खड़ा आम का सबसे पुराना पेड़, जिसकी टेढ़ी शाखें मानो किसी बुजुर्ग की उंगलियों जैसी थीं, अब डरावनी लगने लगी। हवा चलती तो पत्तियों की सरसराहट से लगता जैसे कोई धीमे धीमे कुछ कह रहा हो। मैंने तय कर लिया कि अब किसी से कुछ नहीं छिपाऊंगी। रात को खाने के बाद दादी आंगन में बैठी थी, चूल्हे के पास। मैं उनके पास गई और धीमे से पूछा, दादी, आपने कभी इस घर के बारे में कुछ अजीब सुना है? दादी ने चूल्हे में लकड़ी सरकाई और बोली, कौन सा घर ऐसा है जिसमें दीवारों को कुछ याद ना हो? मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? वो बोली, तेरे अब्बा जब छोटे थे तब ये घर बनवाया गया, पर यह जमीन पहले यहां कुछ और था। अंग्रेजों के जमाने में यहां छावनी जैसी थी, और ये जो पीछे बाग है ना, वहां एक कमरा था पत्थर का। कई लोगों ने देखा है वहां सा ये, पर गांव के लोग डर के मारे कुछ नहीं कहते। मैंने उन्हें वो बटन दिखाया। दादी उसे देखते ही चुप हो गई। उन्होंने बटन को हाथ में उलट पलट कर देखा, फिर वापस मुझे पकड़ा दिया। इससे खेल मत करना, उन्होंने कहा। पुरानी चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, उनमें वक्त भी जमा होता है। जो चीजें पीछे छूट जाती हैं वो हमेशा खामोश नहीं रहती। उस रात मैं जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिल में बेचैनी थी। दीवार के उस पार से फिर वही सरसराहट आने लगी, जैसे कोई बार बार मेरे कमरे के पास से गुजरता हो। नींद तो ना आई, पर आंखें जरूर बंद थीं। और फिर एकदम से मुझे लगा कोई मेरे सिरहाने बैठा है। कंधों के पास सांसों की गर्मी महसूस हुई और कान में किसी की फुसफुसाहट, तुम मुझे भूली कैसे? मैंने डर से आंखें खोल दी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सिर्फ वो बटन था जो अब फर्श पर गिरा हुआ था, वैसे ही गोल घूमा जैसे किसी ने उसे अभी अभी फेंका हो। सुबह जब आंख खुली तो खिड़की के शीशे पर धुंध की एक परत जमी हुई थी, जैसे किसी ने उंगलियों से उस पर निशान बनाए हों। लेकिन कोई निशान नहीं था, बस कोहरा था और मेरे भीतर का डर। रात की बात सोचकर दिल कांप उठा, लेकिन खुद को समेट कर मैं नीचे उतरी। चाय का समय हो चुका था। अम्मा और बहन रसोई में थीं। बहन ने मुझे देखकर पूछा, फिर से कुछ हुआ क्या? मैंने सिर हिलाया। अब नहीं बताना मुझे कुछ। वो समझ गई थी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उस दिन मेरा मन किसी काम में नहीं लगा। बटन अब तक मेरे पास ही था, लेकिन अब वो कोई साधारण चीज नहीं लगती थी। जैसे उसमें कोई हल्की गर्मी थी जो मुझे महसूस होती, लेकिन दूसरों को नहीं। मैं उसे देखते देखते खो जाती। शाम को गांव की तरफ से एक आदमी आया, मां के कोई दूर के रिश्तेदार। नाम था नंदराम। उम्र कोई 45 के आसपास, सांवला रंग, गठीला बदन और सिर पर सफेद गमछा। वो अक्सर आसपास के खेतों में काम करने आता था, पर इस बार उसके आने का मकसद कुछ और था। चाय पीते हुए उसने अचानक कहा, तुम्हारे बाग के पीछे जो दीवार है ना, वहां अब कोई नहीं जाता? अम्मा ने कहा, अब क्या रखा है वहां? सब सूना पड़ा है। नंदराम बोला, सूना कहाँ है बहन जी, वहां अब भी कोई है। मैं परसों उधर से निकला था, आधी रात थी, खेत से लौट रहा था। दीवार के पास से गुजरा तो देखा कोई साया बैठा है। जीप के पास जैसा कुछ था और किसी की छाया बैठी थी, मूर्त जैसी। मैंने हिम्मत की, पास जाकर देखा तो कुछ नहीं था, पर हवा कुछ अजीब थी, जैसे सांस ले रही हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अम्मा ने बात को हंसी में उड़ाया, अरे तू तो हर चीज में साया देखता है। नंदराम भी हंस पड़ा, हाँ दीदी, डरपोक तो हूं, पर झूठा नहीं हूं। उस रात मैंने ठान लिया कि अब उस दीवार की दूसरी तरफ जाकर खुद देखूंगी। डर डर के पीछे भागने से नहीं जाता, ये मैंने किताबों में पढ़ा था। अगले दिन दोपहर ढलते ही मैं अकेले ही उस दीवार के पास पहुंची। वहां अब भी पुराने गड्ढे थे। जंग खाई लोहे की एक फ्रेम जैसी चीज जमीन में धंसी हुई थी। वहां चुप्पी कुछ ज्यादा ही थी, जैसे कोई मुझे वहां आते हुए देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी जमीन के नीचे की तरफ एक दरार नुमा गड्ढा दिखा, जिसमें किसी कपड़े का कोना अटका था। वो किसी फौजी जैकेट का हिस्सा लग रहा था। मैंने झुककर उस कोने को उठाया तो उसके साथ एक चीज और निकली, एक पुरानी जेब घड़ी। घड़ी की सुइयां चल नहीं रही थी, लेकिन उसकी पीछे की सतह पर कुछ उकेरा हुआ था। 24 मई 1947। मैंने वो तारीख देखी और एकदम सन्न रह गई।
ये वही दिन था जब मेरी दादी की शादी हुई थी। मैं देर तक उस घड़ी को हाथ में पकड़े वहीं बैठी रही। धूप अब थोड़ी ढल चुकी थी और हवा में अजीब सी ठंडक घुल गई थी, जैसी जून के महीने में नहीं होती। जेब घड़ी की सतह पर उभरी हुई तारीख 24 मई 1947 मेरे दिमाग में लगातार घूम रही थी। इस तारीख का मेरी दादी की शादी से क्या वास्ता हो सकता था, और ये घड़ी यहां कैसे पहुंची? उस जगह का सन्नाटा अब भारी लगने लगा, जैसे जमीन के नीचे कोई दबी हुई याद सांस ले रही हो। मैंने घड़ी को अपनी जेब में रखा और तेजी से घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो दरवाजे पर बहन मिल गई। मेरी शक्ल देखकर पूछ बैठी, कहां गई थी? तू फिर से दीवार के पार गई थी क्या? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी हथेली में वो घड़ी रख दी। वो कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर बोली, इसमें लिखा क्या है? तारीख का है, मैंने कहा। 24 मई 1947। वो चौंकी। ये तो दादी की शादी की तारीख है ना? मैंने सिर हिलाया। हाँ, यही तो सोच रही हूं। उसी शाम हमने तय किया कि हम दादी से इस बारे में पूछेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं, बल्कि घुमा फिराकर। दादी अब भी बिस्तर पर बैठकर ऊन से कुछ बुन रही थी। कमजोर आंखों के पीछे भी एक तेजी थी, जैसे वो बहुत कुछ देख चुकी हों और बहुत कुछ अब भी छुपा रही हों। बहन ने बात छेड़ी, दादी, आपकी शादी कब हुई थी? दादी ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, तुम्हारी मां को नहीं बताया क्या? 24 मई 1947। मैंने जेब से घड़ी निकालकर उनके सामने रख दी। उन्होंने एक नजर डाली, फिर देर तक कुछ नहीं बोली। उनके हाथ की ऊन जमीन पर गिर गई। उनका चेहरा धीरे धीरे स्याह होता गया। फिर बहुत देर बाद बोली, तुम ये कहां से लाई हो? मैंने सब कुछ वैसे ही बताया जैसे हुआ था, कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं और कोई छिपाकर भी नहीं। दादी ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज कांप रही थी। ये घड़ी ये मेरे होने वाले शौहर की थी, जिसकी शादी मुझसे होने वाली थी, लेकिन जो कभी वापस नहीं आया। मैं और बहन दोनों एक तक उनकी तरफ देख रहे थे। दादी ने कहना शुरू किया, उसका नाम विजय था, फौज में था। आखिरी बार उसने एक चिट्ठी भेजी थी इसी घड़ी के साथ। उसने लिखा था कि वो छुट्टियों में आएगा और फिर हम ब्याह रचाएंगे। लेकिन बंटवारे के दंगों में वो कहीं गुम हो गया। ना कोई खबर आई, ना कोई निशान। मैंने उससे कभी किसी और का नाम नहीं जोड़ा, लेकिन जिंदगी तो चलती है। तुम्हारे दादा से शादी हो गई, लेकिन दिल का एक कोना उसके नाम रहा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उनकी झुर्रीदार हथेली थामी और पूछा, पर यह घड़ी यहां कैसे आई? दादी ने कहा, शायद अब वक्त पूरा हुआ है। जो अधूरा रह गया था वो अब लौट रहा है, किसी शक्ल में। दादी की बातें सुनकर कमरे में जैसे वक्त थम सा गया। उनकी आवाज, वो सिसकियां और जेब में रखी वो घड़ी, सब मिलकर ऐसा एहसास दे रहे थे जैसे हम किसी और ही दौर में चले गए हों। बहन के चेहरे पर सन्नाटा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब इस रहस्य की गिरह को कैसे खोलें। उस रात खाना चुपचाप खाया गया। अम्मी ने भी कुछ नहीं पूछा। शायद उन्होंने दादी की आंखों में कुछ ऐसा पढ़ लिया था जो समझ से बाहर था। खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां थीं, जैसे कोई चलता हो, कोई देख रहा हो। करीब आधी रात को मुझे लगा जैसे मेरी खाट के पास कोई खड़ा है। आंखें खोली तो दरवाजा आधा खुला था और कमरे में हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। मन ने कहा कि यह बस वहम है, लेकिन जिस घड़ी को मैंने अपनी किताबों के नीचे रखा था, वो अब पलंग के किनारे रखी थी, खुली हुई, जैसे किसी ने अभी अभी देखा हो। मैंने धीमे से उठकर घड़ी को हाथ में लिया। इस बार उसकी सुइयां चल रही थी। वही घड़ी जो सालों से रुकी थी, अचानक चालू कैसे हो गई? मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और देखा, गलियारे में दादी खड़ी थी। सर पर दुपट्टा था, आंखें किसी दूसरी ही दुनिया में गुम। वो मुझे देखकर मुस्कुराई और इशारा किया कि मैं उनके साथ चलूं। मैं बिना कुछ पूछे उनके पीछे हो ली। हम दोनों धीरे धीरे उसी पिछवाड़े की तरफ बढ़े जहां से मैं वो घड़ी लाई थी। रास्ता सुनसान था, बस दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था। जैसे ही हम दीवार के पास पहुंचे, दादी वहीं रुक गईं। वो देर तक उस टूटी दीवार को देखती रहीं, फिर एकदम से जमीन पर बैठ गईं। उनकी उंगलियां मिट्टी में कुछ तलाश रही थीं, जैसे कोई दबी हुई चीज को महसूस कर रही हों। फिर उन्होंने सिर उठाया और धीमे से बोली, यहीं कहीं इसी जगह उसे दफनाया गया था शायद। मैंने झुककर पूछा,
किससे? उन्होंने मेरी तरफ देखा। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक सुकून। विजय को शायद उसकी आत्मा अब भी यहीं है, इसलिए वो घड़ी तुम्हारे हाथ लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह सब कोई इत्तेफाकर था, या वाकई कोई अधूरी कहानी अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही थी? मैंने दादी का हाथ थामा और कहा, हमें कुछ करना होगा। दादी ने मेरी तरफ देखा और सिर हिला दिया। हाँ, अब वक्त आ गया है कि उसे चैन मिले। सुबह होते ही हम दोनों, दादी और मैं, अपने अपने हिस्से की बेचैनी लिए बैठे रहे। बहन कुछ समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसने बिना सवाल किए मेरा साथ दिया। अम्मी को अभी तक कुछ नहीं बताया गया था। उनका मिजाज ही ऐसा था, जल्दी से यकीन करने वाली नहीं थी। हमने तय किया कि उस पुरानी दीवार के पीछे की जमीन को थोड़ा खोदा जाएगा। कहीं कुछ निशान मिले तो कहानी आगे बढ़े। बहन ने एक पुराने बक्से से छोटी खुरपी निकाली, जो बगीचे के लिए इस्तेमाल होती थी। वो लाकर मुझे थमा दी, जैसे वो भी जान गई हो कि अब किसी इंतजार की गुंजाइश नहीं बची। दोपहर के वक्त जब सब किचन या छत पर थे, हम चुपचाप पिछवाड़े की तरफ निकले। गर्मियों की तेज धूप और मिट्टी से उठती भाप के बीच दादी ने वो जगह पहचानी जहां कभी एक पुराना पेड़ हुआ करता था, जिसे बाद में काट दिया गया था। उसी पेड़ की जड़ें शायद उस राज से जुड़ी थीं जिसे आज हम जानना चाहते थे। मैंने जमीन कुरेदनी शुरू की। पहली कुछ परतें तो सूखी मिट्टी की थीं, लेकिन फिर नीचे से थोड़ी सख्त, भारी मिट्टी आई। दादी का हाथ कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखें ध्यान से जमीन को निहार रही थी। बहन कुछ कदम दूर खड़ी थी, जैसे देखना चाहती हो, लेकिन करीब आने से डर रही हो। करीब 15 मिनट की खुदाई के बाद एक धातु की कोई चीज नजर आई। मैंने मिट्टी साफ की। वो एक छोटा सा डिब्बा था, टिन का, थोड़ा जंग लगा हुआ। दादी के चेहरे पर एक हल्का कंपन आया, मानो सालों पुराना कोई जख्म फिर से हरा हो गया हो। डिब्बे को खोला गया तो उसमें एक तस्वीर थी, एक जवान आदमी की, सैन्य यूनिफॉर्म में। साथ ही एक पेपर था जिस पर उर्दू में कुछ लिखा था, लेकिन कागज की हालत बहुत खराब थी। बस एक लाइन साफ नजर आई, मुझे माफ करना, मैं वादा नहीं निभा सका। दादी ने वो तस्वीर हाथ में ली और उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उन्होंने तस्वीर को माथे से लगाया और फिर मुझे देखा। यही था विजय, उन्होंने कहा, और यही थी उसकी आखिरी निशानी। शायद अब उसका बोझ मुझसे उतर गया। मैंने उनकी तरफ देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही थी कि इस तस्वीर, इस पेपर और घड़ी का आपस में क्या रिश्ता है। और फिर उसी रात जब सब सो रहे थे, मुझे एक सपना आया। मैं एक खाली मैदान में खड़ी थी। दूर एक जवान फौजी चलकर मेरी तरफ आ रहा था। उसने वही वर्दी पहनी थी और उसकी आंखें वो ही हल्की हरी जो मेरे पहले ख्वाबों में दिखाई दी थी। इस बार उसने मुंह फेरा नहीं। वो मेरे पास आकर रुका, सिर झुकाया और धीमे से बोला, अब मुझे आराम मिल गया। मैं चौंकी नहीं, डर नहीं लगा। जैसे मेरे अंदर कुछ भर गया था, कोई खालीपन जो अब नहीं रहा। अगली सुबह की हवा कुछ अलग सी थी। न जाने क्यों दिल के किसी कोने में एक हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। दादी सुबह जल्दी उठ गई थी और बिना कुछ कहे आंगन में बैठी रही। उनका चेहरा शांत था, जैसे उन्होंने कोई अधूरा काम पूरा कर दिया हो। मैंने रात वाले ख्वाब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। उस फौजी की आंखों में जो सुकून था, वो मेरे भीतर भी उतर आया था। लेकिन सुकून के साथ एक सवाल भी मेरे जहन में घर कर गया। क्या बस इतना ही था, या इस कहानी का कोई और पहलू अब भी छुपा हुआ है? दोपहर के वक्त जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मैं एक बार फिर पिछवाड़े गई। उसी जगह जहां हमने वो डिब्बा निकाला था। मिट्टी पर ताजा निशान अब मिट चुके थे, लेकिन वहां खड़े होने से अब डर नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। लेकिन इस बार उसकी निगाह में नाराजगी नहीं, शुक्रगुजारी थी। उसी शाम गांव का एक बुजुर्ग आया, बाबा रघुवर। वो कभी हमारे घर के पास ही रहा करते थे, लेकिन अब दूसरे मोहल्ले में रहते थे। वो दादी से मिलने आए थे, शायद कई सालों बाद। उनके आते ही दादी के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी फैल गई। दोनों चुपचाप बहुत देर तक बैठे रहे। फिर बाबा रघुवर बोले, वो जगह अब भी खाली है जहां उनका इंतजार होता था। मैं पास ही बैठी थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। दादी ने मेरी तरफ देखा और फिर धीमे से कहा, मेरी पोती ने उसे पहचान लिया है, उसने ख्वाब में देखा है उसे। बाबा ने एक गहरी सांस ली। तो फिर शायद अब वक्त आ गया है कि उसकी आखिरी निशानी भी वहीं पहुंचा दी जाए जहां उसे सुकून मिलेगा। मैंने पूछा,
कौन था वो और क्यों नहीं आया कभी वापस? बाबा ने मेरी तरफ देखा, जैसे कोई पुरानी दरार खुलने वाली हो। उसका नाम याकूब था, लेकिन यहां सब उसे वीर बुलाते थे क्योंकि वो फौज में था और बहादुर भी। तुम्हारी दादी से उसका रिश्ता वही था जो एक उम्र से ज्यादा वक्त मांगता है, लेकिन हालात ऐसे बने कि वो कभी वापस नहीं आया। और फिर एक दिन खबर आई कि वो लापता है। वो वापस कभी नहीं आया, लेकिन उसका साया वहीं रह गया। दादी अब भी चुप थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। मैंने टिन वाले डिब्बे की तस्वीर उन्हें वापस थमाई। उन्होंने धीरे से वो तस्वीर फिर अपने माथे से लगाई और कहा, अब अगर वो आए भी तो मैं डरूंगी नहीं। उस रात फिर ख्वाब आया, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं था। वो और दादी एक पुरानी ईंटों वाली इमारत के सामने बैठे थे। दोनों हंस रहे थे। मैंने पास जाकर पूछा, अब सब ठीक है ना? उसने मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। गांव के दिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। वो पुरानी इमारत जिसे देखकर पहले डर लगता था, अब सिर्फ एक जर्जर ढांचा भर महसूस होती थी। दादी अब ज्यादा शांत और ठहरी ठहरी रहने लगी थी, जैसे उनका कोई अधूरा हिसाब अब खत्म हो गया हो। घर का माहौल भी कुछ बदला बदला सा था। कम बोलचाल, कम सवाल जवाब, पर एक सुकून भरा सन्नाटा। मेरी तबीयत भी अब बेहतर थी, कम से कम बाहर से, लेकिन अंदर कुछ था जो अब भी हलचल मचाए हुए था। हर रात सोते वक्त मन में वही चेहरा घूम जाता, वो हरी आंखों वाला फौजी, वो गहरी उदासी, और फिर वो मुस्कान जो अब ख्वाबों में लौटने लगी थी। एक शाम मैं अकेली छत पर बैठी थी। धूप उतर रही थी और आसमान हल्का नारंगी हो चला था। तभी नीचे से चिल्लाने की आवाज आई, बिजली का खंभा गिर गया है, कोई नीचे ना आए। मैं झट से उठी और रेलिंग के पास आई। देखा कि मोहल्ले के बच्चे खंभे के पास खेल रहे थे और एक बच्चा गिरते गिरते बचा। उसी वक्त मेरी नजर उस जर्जर दीवार पर पड़ी जो हमारे घर की पीछे की ओर थी, वहीं जहां से कभी कभी मुझे किसी की आहट सुनाई देती थी। अब वहां एक आदमी खड़ा था, सफेद कुर्ता, नीली पगड़ी और हाथ में कुछ कागजात जैसा था। मैं पल भर को ठिठकी। मन में आया कि नीचे जाऊं और पूछूं, लेकिन जब तक मैं सीढ़ियां उतरती वो गायब था। किसी को उसकी मौजूदगी का अंदाजा भी नहीं हुआ। मैंने दादी से पूछा, क्या कभी यहां कोई कागज या चिट्ठी मिली थी जो किसी ने भेजी हो और किसी ने पढ़ी ना हो? दादी ने मेरी तरफ देखा, कुछ पल चुप रही, फिर उठकर अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी पोटली लेकर लौटी, पुरानी सूती कपड़े में बंधी हुई। उन्होंने उसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह बहुत साल पहले तुम्हारे वालिद के हाथ लगी थी। कहा गया था कि इसे पढ़ा ना जाए, बस संभाल कर रख लिया जाए। मैंने पोटली खोली। अंदर एक तह किया हुआ कागज था और कुछ सूखे फूल। कागज खोलते ही उसमें से एक पुरानी स्याही की महक उठी। लिखा था, अगर मैं लौट ना सका तो ये चिट्ठी उस तक पहुंचा देना जो मेरे ख्वाबों में आए। मुझे समझ में नहीं आया कि यह किसके लिए था। मैंने दादी की ओर देखा। वो अपनी जगह से उठ चुकी थी और मंदिर के पास खड़ी थी। बिना कुछ कहे उन्होंने दिया जलाया और बुदबुदाकर कुछ कहा, शायद प्रार्थना। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते कभी जाहिर नहीं होते, पर उनकी मौजूदगी सदी भर से ज्यादा गहरी होती है। और कुछ साए कभी डराने नहीं आते, वो सिर्फ खुद को पूरा करने आते हैं। उस रात नींद जैसे कहीं गुम हो गई थी। हाथ में वो चिट्ठी लिए मैं घंटों बैठी रही। हर लफ्ज जैसे किसी बीते दौर की दस्तक दे रहा था। अगर मैं लौट न सका, ये शब्द जैसे मेरे अंदर किसी भूली बिसरी याद को टटोलने लगे थे। वो चेहरा, वही हरी आंखों वाला फौजी जो अब तक ख्वाबों में आता था, शायद इसी चिट्ठी से जुड़ा था। लेकिन सवाल यह था कि कौन था वो और मैं क्यों उससे जुड़ी हुई महसूस करती थी। दादी से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो उस चिट्ठी को लेकर अजीब सी खामोशी में डूब गई थी, जैसे बहुत कुछ जानती हूं मगर बताना नहीं चाहती। अगले दिन मैं पुराने बक्सों की ओर चली गई, वो जो घर के सबसे पुराने हिस्से में रखे थे, जहां धूल और सीलन का साथ हमेशा रहा करता है। उनमें पुराने फोटो एल्बम थे, खत, कुछ पुराने नोट्स और एक आधा टूटा खिलौना। तभी एक धुंधली तस्वीर मेरे हाथ लगी, पुरानी काली सफेद तस्वीर जिसमें कुछ फौजी खड़े थे। उनकी वर्दी अंग्रेजी जमाने की थी। मैंने तस्वीर को ध्यान से देखा और मेरा दिल एकदम से धक से रह गया। वो वही था, वही चेहरा, वही आंखें, वही गहरी मुस्कान, मगर फोटो के पीछे जो लिखा था उसने मेरी सांसें रोक दी।
लांस नायक अर्जुन सिंह रेजिमेंट नन 1043, शहीद बर्मा बॉर्डर 1945। मेरे होंठ खुद ब खुद बुदबुदाए। अर्जुन, ये नाम कभी मैंने नहीं सुना था, न घर में, न किस्सों में, न दादी की बातों में। उसी शाम मैंने बहन को सब कुछ बताया। वो चौंकी नहीं, उल्टा बोली, शायद तुम्हारा कोई अधूरा रिश्ता था उससे, किसी पिछले जन्म का। मैं हंस पड़ी, मगर उस हंसी में डर भी था, उलझन भी। फिर उसने एक बात कही जो सीधे दिल में उतर गई। अगर वो तुम्हारे ख्वाबों में लौट रहा है तो शायद कुछ कहना चाहता है, या कुछ छूटा है जो उसे पूरा करना है। मैंने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं उस अधूरे रिश्ते की कड़ी हूं? क्या इस चिट्ठी को पढ़ना ही काफी था, या इसके पीछे कोई और हकीकत छुपी है? और उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे यकीन की आखिरी दीवार भी गिरा दी। उस रात सब कुछ जैसे सन्नाटे में गुम था। बारिश बाहर झमाझम गिर रही थी और घर के अंदर सिर्फ दीवार घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने कमरे की लाइट बुझा दी थी, बस खिड़की के बाहर की बिजली की हल्की सी रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। चिट्ठी तकिए के नीचे थी और तस्वीर मैंने सिरहाने रख दी थी, जैसे कोई पहरेदार। नींद आई तो सही, मगर वही ख्वाब फिर लौट आया। इस बार सब कुछ बहुत साफ और जिंदा महसूस हो रहा था। मैं किसी पुराने रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी, जैसे 1940 के जमाने का कोई छोटा स्टेशन। लोहे की बेंचें, दीवारों पर पीले पोस्टर और एक कोने में लाल रंग की टीन की बाल्टी। तभी स्टेशन पर एक जीप आकर रुकी। कुछ फौजी उसमें से उतरे और उनमें से एक, वो अर्जुन, मेरे सामने खड़ा हो गया। मगर इस बार वो चुप नहीं था। उसने मुझसे कहा, मैं लौटा हूं, लेकिन मुझे जाने नहीं दिया जाएगा जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनती। उसकी आवाज भारी थी, मगर सख्त नहीं, जैसे कोई बोझ उठाए हो। मैंने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। आप कौन हैं? आप क्यों मुझे ये सब दिखाते हैं? उसने जवाब नहीं दिया, बस अपनी जेब से वही चिट्ठी निकाली और मुझे थमा दी। ये मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी। तुमसे मिलने का वादा किया था, लेकिन वक्त ने साथ नहीं दिया। अब तुम ही इसे पूरा कर सकती हो। मैंने चिट्ठी खोलकर देखी, लेकिन ये वही चिट्ठी नहीं थी जो मैंने असल में पाई थी। इस पर मेरी ही लिखावट थी, और उस पर जो नाम लिखा था उसने मेरी रूह तक को हिला दिया। स्नेहा। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मेरा नाम, ये तो मेरा नाम है। वो बस मुस्कुराया और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं उसे पकड़ना चाहती थी, कुछ और पूछना चाहती थी, लेकिन तभी एक आवाज गूंजी। रेलगाड़ी की सीटी, तेज, कान फाड़ देने वाली, और मैं नींद से जाग गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिरहाने पड़ी तस्वीर अब नीचे गिर चुकी थी, और जो चिट्ठी तकिए के नीचे रखी थी वो गुम थी। उसकी जगह एक दूसरी चिट्ठी रखी थी, बिल्कुल ताजा, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। उस पर स्याही से लिखा था, अब तुम्हारे हाथ में है, मैं यहीं रहूंगा जब तक तुम मेरा नाम दुनिया को नहीं बताओगी। मेरे हाथ कांपने लगे। खिड़की से एक हल्की हवा आई और कमरे की ठंडक बढ़ गई। इस बार बात सिर्फ ख्वाब की नहीं थी, अब शायद कोई सच मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अगली सुबह नींद आंखों में कम और बदन में भारीपन ज्यादा था। रात का ख्वाब जैसे अभी भी हवा में तैर रहा था। मैंने सबसे पहले वही चिट्ठी दोबारा पढ़ी। उसकी लिखावट, अल्फाज, स्याही, सब कुछ ताजा, मगर तारीख का कोई निशान नहीं, जैसे ये किसी वक्त की नहीं, किसी चाहत की पैदाइश थी। मैंने चिट्ठी को तह करके अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया, वहां जहां बचपन की डायरियां और टूटी पेंसिलें रखी थीं। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मी या बहन को इसकी भनक भी लगे। फिर मैंने तस्वीर को भी वापस वहीं रख दिया, एक सफेद रुमाल में लपेटकर। उस दिन मेरी तबीयत कुछ अलग थी, ना डर ना घबराहट, बस एक थकन जो रूह से चिपकी हुई थी। पूरे दिन मैं जैसे किसी और की नजरों से दुनिया देख रही थी। खाने का स्वाद नहीं था, किताब में मन नहीं लग रहा था, और अम्मी की आवाजें किसी दूर की पुकार जैसी लग रही थीं। शाम ढली तो एक पुराना जान पहचाना डर फिर से लौटने लगा। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, खिड़की की कुंडी चढ़ाई और लाइट बुझा दी, मगर एक मोमबत्ती जला ली, बिल्कुल बीचों बीच कमरे के। उसकी रोशनी में दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बनने लगी, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। तभी एक दस्तक हुई, हल्की सी। मैंने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था, लेकिन दूसरी दस्तक पहले से थोड़ी तेज थी। अब यह कोई वहम नहीं था। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला, कोई नहीं। फिर मेरी नजर नीचे पड़ी। एक पुराना
धूल से सना लिफाफा वहां रखा था। मैंने उसे उठाया। उस पर ना नाम लिखा था ना पता, बस भीतर से एक खरखराती आवाज में कुछ लफ्ज सुनाई दिए, जैसे किसी ने उसमें सांसें बंद कर रखी हों। लिफाफा खोला तो अंदर एक पुराना पोस्टकार्ड निकला, फ्रंटियर मेल का टिकट चिपका हुआ और पीछे वही नाम, अर्जुन एहसान ठाकुर। नीचे बस एक लाइन लिखी थी, शब्दों से नहीं, तुमसे ही रिहाई चाहिए। अब यह सिलसिला सिर्फ ख्वाबों का नहीं था, कोई था जो पीछे रह गया था और शायद अब उसे पूरा होना था मेरे जरिए। उस रात मैंने नींद आने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को उसी अंधेरे कमरे में मोमबत्ती की टिमटिमाती लौ के पास बैठा रहने दिया। वो पोस्ट कार्ड अब मेरे सामने खुला पड़ा था, जैसे वो खुद बोलना चाहता हो, शब्दों से नहीं, तुमसे ही रिहाई चाहिए। इस एक लाइन में कोई ऐसी बेचैनी थी जो किसी बंद कमरे में दम घुटते इंसान की तरह लग रही थी। अर्जुन एहसान ठाकुर, अब ये नाम सिर्फ एक ख्वाब का हिस्सा नहीं रहा था। मैं जानना चाहती थी कि वो कौन था, कहां से आया था और क्यों मेरे साथ इतना जुड़ गया था। सुबह होते ही मैंने सबसे पहले वो अलमारी खोली जहां दादी की पुरानी चीजें रखी थीं। पुराने कागज, फोटो एल्बम, कुछ घिसे हुए बटन, चश्मा और कई ऐसे खत जिन पर वक्त की गर्द जमी थी। उनमें से एक खत के कोने पर नाम लिखा था, ठाकुर साहब को सादर, और नीचे छोटे अक्षरों में जगह का नाम, खिदरपुर। खिदरपुर, ये नाम मैं पहले भी सुन चुकी थी, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया था। यह जगह लखनऊ के पास एक पुराना इलाका था जहां कभी अंग्रेजों का डाक बंगला था। दादी के बताए किस्सों में वो तफरीह गाह भी शायद उसी तरफ थी। मैंने फैसला किया मुझे वहां जाना होगा, जवाब शायद वहीं मिलेंगे। मैंने बहन को बिना कुछ बताए छोटा सा बैग तैयार किया और स्टेशन के लिए निकल पड़ी। ट्रेन में बैठे हुए मेरी आंखें खिड़की से बाहर दिख रहे खेतों, बिजली के खंभों और धीरे धीरे पीछे छूटते गांवों को देखती रहीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। खिदरपुर पहुंची तो वहां का रेलवे स्टेशन बहुत छोटा और पुराना था, जैसे वक्त की किसी दरार में फंसा हुआ। बाहर एक बूढ़ा आदमी तांगा लिए खड़ा था। मैंने उसे जगह का नाम बताया तो वो चौंका, फिर बोला, तफरीह गाह वाली कोठी की बात कर रही हो बिटिया? मैंने हामी भरी। अकेले जाओगी वहां? उसने घबराकर पूछा। मैंने मुस्कुराकर कहा, शायद कोई मेरा इंतजार कर रहा है वहां। रास्ता लंबा नहीं था, लेकिन उस वक्त की चुप्पी बहुत भारी थी। खेतों के बीच से गुजरते हुए उस तफरीह गाह की परछाई नजर आने लगी, टूटी सीढ़ियां, गिरी हुई छतें और एक सूखा कुआं जिसके किनारे झाड़ियां उगी थी। मगर दीवारों पर कुछ ऐसा था जो अब तक बचा हुआ था, सदियों की चुप्पी। मैं अंदर पहुंची तो वक्त जैसे थम गया। कमरे की एक दीवार पर धुंधली सी परछाई उभरी और फिर वो नाम गूंजा, अर्जुन। मैं ठिठक गई। हवा में वो खुशबू थी जो मैंने ख्वाब में महसूस की थी। अब जो कुछ होने वाला था उसका सामना मुझे अकेले ही करना था। मैं उस कोठी के अंदर बहुत देर तक बस खड़ी रही। एक सूनी सी खामोशी वहां पसरी थी, ऐसी खामोशी जो सिर्फ पुरानी इमारतों में होती है, जहां वक्त भी अपनी आवाज दबाकर चलता है। दीवारों पर पुरानी छायाएं थीं, मगर कोई चेहरा साफ नहीं, बस जैसे किसी ने वहां रहते रहते अपनी परछाइयां छोड़ दी हों। मैं धीरे धीरे उस कमरे में पहुंची जहां अब भी आधा टूटा पलंग रखा था। लकड़ी की वह पट्टी चरमरा रही थी, जैसे किसी ने बहुत दिन पहले वहां करवट ली थी और फिर कभी वापस ना आया। उसी कमरे के कोने में एक लोहे की संदूकची पड़ी थी, जिस पर जंग के साथ धूल की मोटी परत जमी थी। उसे छूते ही कुछ अजीब सा सिहरन बदन में दौड़ गई। संदूकची खोलने की कोशिश की। ताला तो नहीं था, मगर ढक्कन बहुत भारी था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बंद किया हो कि कोई दोबारा खोल ना पाए। खोला तो भीतर से एक पुराना फौजी जैकेट मिला और एक डायरी। मैंने कांपते हाथों से डायरी खोली। पन्ने नर्म थे, मगर अक्षर अब भी जिंदा थे। पहला पन्ना, 15 जुलाई 1946, बर्मा से लौट रहा हूं, पर यहां सब कुछ वैसा नहीं है जैसा छोड़ा था। अर्जुन ठाकुर की लिखाई थी। हर पन्ने पर उसका अकेलापन टपक रहा था। उसने जिक्र किया था एक लड़की का। उसने मेरी आंखों में कुछ पढ़ लिया था, शायद मेरा गुजरा वक्त। पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें भर आईं। हर लफ्ज जैसे मेरे अंदर उतरता चला गया, जैसे ये कहानी मेरी नहीं बल्कि हमेशा से हमारी रही हो। मैं और वो दो वक्तों की दरारों में फंसे एक दूसरे को ढूंढते। अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर मैं कभी लौट न सका
तो भी वो समझेगी, क्योंकि जो रिश्ता जुबान से न बंधे वो रूह से जुड़ता है। मुझे अब समझ आ रहा था कि वो ख्वाब क्यों आते थे, वो एहसास, वो हल्की हरी आंखें, वो सवाल, तुम इतनी दूर क्यों चली गई। ये सब उसकी रूह की तड़प थी। वक्त ने उसे भुला दिया था, लेकिन मेरी रूह शायद किसी पुराने वक्त से बंधी थी। तभी एक झोंका आया, जैसे कोई पास से गुजरा हो, मगर कोई दिखा नहीं। सिर्फ इतना महसूस हुआ जैसे किसी ने माथे पर हल्के से हाथ रखा हो। और फिर एक सुकून। मैंने वो डायरी अपने साथ रख ली। अब मुझे डर नहीं था, बल्कि एक रिश्ता था, अल्फाजों से नहीं, एहसासों से। वो डायरी अब मेरे सिरहाने रखी रहती थी। हर रात उसे छूकर सोती थी, जैसे किसी की मौजूदगी अब बस मेरे पास ठहर गई हो। कुछ दिन बीते और फिर मैंने उस जगह से लौटने का फैसला किया। मेरी नानी भी अब गांव जाने के लिए राजी थी। दादी तो बहुत पहले ही दुनिया छोड़ चुकी थी, लेकिन उनकी बताई बातें अब मुझे कहीं और गहराई से समझ में आने लगी थी। गांव लौटने के 2 दिन पहले मैंने फिर उसी कोठी में जाना तय किया। इस बार अकेले नहीं, अपनी बहन के साथ। उसे अब तक मैंने सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि मुझे उस जगह से एक आखिरी बात करनी है। हम दोनों दोपहर को वहां पहुंचे। सूरज अब भी सिर पर था, लेकिन हवाओं में अजीब सी ठंडक थी। कोठी वैसी ही थी, जर्जर, छुप, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह से कोई रंजिश नहीं बची। हम उसी कमरे में पहुंचे जहां डायरी मिली थी। मैंने वहां एक दिया जलाया। वो दिया अपने आप बुझा नहीं और न ही हवा ने उसे डगमगाया। उस कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी रूह को चैन मिल गया हो। फिर मैंने उस संदूक में डायरी वापस रख दी। मेरी बहन ने पूछा, तू ये सब क्यों कर रही है? मैंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, कभी कभी कोई अधूरी बात पूरी करने नहीं, बल्कि समर्पित करने आती है। वो समझ गई। बहनों के बीच कई बातें कहने की जरूरत नहीं होती। हम दोनों ने उस जगह को आखिरी बार देखा। दीवारों पर अब भी परछाइयां थीं, मगर अब वो डरावनी नहीं लगती थी। अब वो स्मृतियां थीं, इंतजार नहीं। गांव लौटते हुए रास्ते में बहुत बारिश हुई। आकाश से जैसे कोई विदाई ले रहा हो। मैं चुप थी, लेकिन मन हल्का था, जैसे किसी वक्त के बोझ से आजाद हो गई हो। कई महीने बीत गए। अब मुझे वो ख्वाब नहीं आते। हाँ, कभी कभी कोई पुरानी नज्म याद आ जाती है, या वो हल्की हरी आंखें पलकों में उतर आती हैं, मगर अब वो डर नहीं देती। अब वो बस एक एहसास है, एक रूह की आवाज जो शायद मुझसे होकर अपनी कहानी कह गई। और मुझे यकीन है, कुछ रिश्ते इस जन्म में नहीं, रूहों की जमीन पर मुकम्मल होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल अनकही को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। अगर आपके पास भी अपनी कोई कहानी है जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसे लिखकर या वॉइस रिकॉर्ड करके, जैसे आप चाहें, हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर भेज सकते हैं। हमें आपकी कहानियों को सुनाने में बेहद खुशी होगी। तो मिलते हैं किसी और दिन, कोई और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।